नमस्कार, द यूपी खबर में श्वेता के साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर्स कॉर्नर। और आज हम बात करने वाले हैं मनोचिकित्सा पे, जिसमें हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट सुप्रीत बाली जी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे कि क्या ऐसी वजह होती हैं, क्या कारण होते हैं मनोचिकित्सा जिसकी वजह से अवसाद और तनाव बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो मैम। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। मैम मैं आपको आज हम मनोचिकित्सा पे बात करने वाले हैं, जिसके चलते लोगों में आजकल अवसाद और तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और उसका रीज़न ये है, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग उसमें सुसाइड तक कर लेते हैं। तो मैं इसी के लिए आपसे जानना चाहूँगी, ऐसा क्या होता है रीज़न? जी, रीज़न ये है कि हम लोग स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। हालांकि जो भी हमारी बीमारियां हैं, चाहे वो लेटर ऑन कैंसर, इवन लंग, हार्ट की जो भी ज़्यादातर बीमारियां हैं, वो स्ट्रेस की वजह से ही उत्पन्न होती है। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज होता है वो स्ट्रेस होता है। बट हमारी सोसाइटी ऐसी है जो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है और इस एक तरह का टैबू माना जाता है। मेंटल हेल्थ लोगों को लगता है कि पागलपन, विच इज़ नॉट ट्रू। मेंटल हेल्थ पागलपन नहीं है। मेंटल हेल्थ उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से फिजिकल हेल्थ है। जैसे हमें बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, ऐसे ही हमें तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, मूड स्विंग्स होते हैं। बट देन जब हमारे इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है और एक टैबू समझ के कि अगर हम तुम्हें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे तो वो लोग, सोसाइटी, समाज इसे किस नज़रिए से देखेगा, तो इसलिए इस चीज़ को दबाया जाता है काफ़ी देर तक और इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जाता। लेटर ऑन क्या होता है, ये प्रॉब्लम इतना ज़्यादा दब जाता है और कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक दबी रहे उसे रिग्रेशन कहते हैं। और जितना वो दबा रहता है उतना ही वो बीमारियों के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि अभी भी ऐसी बीमारियां हैं हमारे फील्ड में जिनका कोई, जब आप टेस्ट कराने जाता है पेशेंट तो उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती हैं। दे हैव नथिंग पर्टिकुलर, बट वो इस तरह से होती हैं जो विच आर रिलेटेड टू देयर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बहुत ही जेनेरिक टर्म है और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स है जस्ट बिकॉज इट इज़ बीइंग इग्नोर्ड एंड टेकन लाइटली। ओके मैम। मैम अगर हम बात करें कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी के बारे में, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि हम किस तरीके से इनको एलैबोरेट कर सकते हैं? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है श्वेता। आई होप कि आपके माध्यम से बाकी लोग भी इस चीज़ को समझ पाएँ कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस दो अलग अलग चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ, जैसा कि मैंने बोला, एक जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ है वैसे मेंटल हेल्थ है। मेंटल इलनेस क्या होता है, जब मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है और दबाया जाता है और ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी क्रॉनिक हो जाती है, जैसे क्रॉनिक डिप्रेशन और इस तरह के केसेस हो जाते हैं जहाँ पे दवाई के अलावा कोई और चारा नहीं रहता, तब उन्हें मेंटल इलनेसेस कहते हैं। अब हमारी सोसाइटी में अगेन मेंटल इलनेसेस को लेके टैबू है, लेकिन मेंटल इलनेसेस भी ऐसा नहीं है जो मतलब कि कुछ गलत है। इट्स नथिंग रॉन्ग। अगर आप अपने मेंटल इलनेसेस को अच्छे से एड्रेस करें साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की इंटरवेंशन के साथ, तो बंदा एकदम से ठीक हो जाता। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, OCD, acute depression and bipolar disorder, ये सारे mental illnesses कही जाती हैं। whereas day to day stress, anxiety, mood swings और अदर चीज़ें, इनको मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ा जाता है। ओके मैम, दैट मीन्स कि अगर हम जो हमारे अंदर जो डिप्रेशंस और जो टेंशन्स वगैरह क्रिएट हो रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ऐसा कोई बीमारी नहीं है, तो उसको इग्नोर करते हैं। दैट उसके बाद ये एक बीमारी बन जाती है। एग्जैक्टली, उसको इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और नॉर्मल लिया जाता है कि लेटर ऑन जब वो बीमारी और बीमारी के जब सिम्टम्स नजर आते हैं कि इसको तो चक्कर आने लगे हैं या हेलुसिनेशन होने लगा है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही और सुनाई देने लगती हैं जो बाकियों को नहीं दिखाई देती और सुनाई देती। तो जब वो बिल्कुल ही सीवियर फॉर्म में चला जाता है तो दैट टाइम पीपल गेट अलार्म्ड। फिर उन्हें लगता है कि ओह
नहीं अब थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा, तब फिर वो भागते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन जब पहले से ही जब कोई इंसान है जिसको बाद में मेंटल इलनेस हो जाती है, जब इनिशियली ही उसके कुछ सिम्टम्स नजर आने लगे, अगर उस टाइम पे ही उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाए तो ट्रीटमेंट उसी टाइम पे हो जाता है। बिकॉज क्या होता है ना, जब कोई भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हम उसके सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं थ्रू मेडिकेशन, बट अगर उसको हम इनिशियली ही एड्रेस कर दे तो उसको रूट कॉज जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एड्रेस हो जाता है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। मैम आपने बताया कि जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो हम टाइमली अगर उनको ले जाएं तो मैम कुछ किस तरीके से हम उसको जज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि बिकॉज जब ऐसा किसी में आता है तो लोग उसको हाइड करते हैं, तो कोई जजमेंट का कोई ऐसा क्राइटेरिया होता है कि हम इस तरीके से उसको जज कर सकते हैं कि ये टेंशन है और डिप्रेशन है, वो कैसे हम उसको जज कर सकते हैं? इस चीज को समझने के लिए, यानी कि आपका क्वेश्चन है कि सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, तो डिप्रेशन के सिम्टम्स जो होते हैं कई बार बहुत ही ऑब्वियस होते हैं और हमें डे टू डे लाइफ में आराम से नजर आते हैं। हमारे सिबलिंग्स में, हमारे परिवार में कोई ऐसा बंदा होता है, या हमारे रिलेशन में ऐसा कुछ होता है, या हमारी अपनी फैमिली में होता है, और हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं हमें उनके साथ नजर आते हैं। तो कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है कि मन उदास रहना, यू नो, यू फील डिप्रेस्ड, इसीलिए बोला जाता है डिप्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सैडनेस। तो आपका मन उदास रहता है और आप देखते हो कि चाहे इर्द गिर्द लोग हंस रहे हैं लेकिन स्टिल यू डोंट फील दैट हैप्पीनेस, आपका मन उदास रहता है, तो दैट इज़ वन सिम्टम। दूसरा सिम्टम है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो इंसान जो बहुत ही चहकता था, नॉर्मल था, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता था, ऑल ऑफ सडन उसका इंटरेस्ट नहीं रहता किसी चीज़ के अंदर, उसका इंटरेस्ट एकदम से कम हो जाता है, तो उसे वो भी एक सिम्टम है। देन गिल्ट भी एक सिम्टम है कि बंदा ना सेल्फ ब्लेम मोड में चला जाता है, दैट यू नो आई एम बीइंग रिस्पॉन्सिबल, कि वो गिल्टी फील करता है किसी भी चीज़ को लेके कि वो खुद को ठहराता कि मेरी वजह से हो गया। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम। देन जो सिम्टम हमें और नज़र आते हैं दैट इज़ हमारा जो फिजिकल वीकनेस है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि अ पर्सन जो भी जिसमें ये सिम्टम्स बाकी के मैंने एड्रेस किए, उसके अलावा जब पर्सन बहुत ही फिजिकली वीक फील करता है, उसके एनर्जी लेवल्स और पैरामीटर्स जो हैं दे आर वेरी लो, उसका वो नॉर्मल नहीं होता है, बहुत ही थका सा वैसा फील करता है। देन वन मोर सिम्टम इज पुअर कंसंट्रेशन विच इज जनरली सीन बच्चों में। बच्चों में पुअर कंसंट्रेशन है, वो डिप्रेशन कैसे पता चलता है कि वो पढ़ने की भी कोशिश करते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता। ऐसा कॉलेज स्टूडेंट्स में और जैसे ऑफिशियल वर्कर्स में भी देखा गया कि कोई काम करने की कोशिश करते हैं, उनका मन नहीं लगता, पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है। और जो अदर सिम्टम्स हैं जैसे एपिटाइट, हमारा एपिटाइट बहुत फर्क पड़ जाता है। लाइक दो तरह का इसमें वेरिएशन होता है। एट टाइम्स यू नो एपिटाइट की वजह से क्या होता है, कुछ लोगों का एपिटाइट बिल्कुल मर जाता है, लाइक दे डोंट फील हंग्री एट ऑल, उनको बिल्कुल भूख नहीं लगती, खाना पीना छोड़ देते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनका एपिटाइट एकदम से बढ़ जाता है एंड दे ईट मोर देन नॉर्मल, जितना वो पहले खाते थे। तो उस वजह से भी पता चल जाता है नो, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग इफ़ यू ऑब्जर्व कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जिसके एपिटाइट में ऑल ऑफ सडन कोई फ़र्क आया है, तो देन दिस मीन्स दैट यू नो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम जिससे पता चलता है कि ना डिप्रेशन का है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज़ लैक ऑफ स्लीप, और स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। लैक ऑफ स्लीप में नॉट नेसेसरली कि स्लीप कम आती है, स्लीप आती है बट कई बार रात को देर तक आप बिस्तर में लेटे रहते हो काफ़ी देर तक, और आपके थॉट्स नेगेटिव चेंज चलता रहता है, थक हार के बहुत देर से आपको नींद आती है। या फिर अगर आपको टाइम से नींद आ भी जाए तो आपकी नींद जो है वो रात को कई बार टूटती है या अचानक से जल्दी उठ जाएगी, जो कि क्लासिक सिम्टम है। अगेन इसमें दो तरह के वेरिएशंस हैं। कुछ लोग जो डिप्रेशन में होते हैं वो एकदम से ना यूजुअल से ज़्यादा सोने लगते हैं, दे स्लीप मोर। उनके फैमिली मेम्बर्स भी बोलते हैं आजकल बहुत सोने लगे हो तुम, दे ऑब्जर्व इट बट देन दे इग्नोर इट। या फिर बिल्कुल नींद उड़ जाती है, बंदे के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं एंड यू कैन सी दैट यू नो कुछ तो गड़बड़ है, बट देन यू फील कि अच्छा ठीक से खाया नहीं, ठीक से ये नहीं, तो कोई बात नहीं, ये यू नो वी सी दिस थिंग हैपनिंग अराउंड अस, पर क्या हम उसको इग्नोर कर देते हैं।
नाउ आप पूछेंगे इसके बाद कि क्या हाउ वी कैन अगर हमें पता है कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जिसमें इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट? इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो डिप्रेशन का कारण होते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, लाइक सेरोटोनिन एंड डोपामिन। तो ये हार्मोन के इंक्रीज या डिक्रीज से भी डिप्रेशन हो जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल थिंग्स, तो एक इवेंट रिसेंटली कोई ऐसा इवेंट हो फैमिली में, किसी की डेथ हो गई हो या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जिससे सबका मोराल जो है वो टूट गया हो, वो कारण हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट, हमारे इर्द गिर्द का समाज, किस तरह से डिप्रेशन होता है। आप सब हमने देखा है अभी कोरोना काल में क्या हुआ कि जिन्होंने डिप्रेशन, जो लोग बहुत ही खुश रहते थे, एक आइसोलेशन और एक जगह पे रहने की वजह से उन्होंने कितना डिप्रेशन देखा है। इनफैक्ट बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमारे जो पास जो पेशेंट्स आते थे उनमें बहुत ज़्यादा सर्ज हो गया है पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि कोरोना काल में इतने ज़्यादा लोगों का जॉब चला गया या उनके जो भी ड्रीम्स थे वो पूरे नहीं हो पाए, और बच्चे जो कॉलेज जाना चाहते थे एकदम से होम में कन्फाइंड हो गए। कई लोगों के कई सपने हैं जो पूरा करने चाहते थे, टूट गए, पूरे नहीं हो पाए। तो उनकी वजह से उनको जो डिप्रेशन हुआ है, एंग्जाइटी हुई है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा अभी पैरामीटर बढ़ गया है। बट नेवरदलेस जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, बिकॉज एट टाइम्स आप देखेंगे कि किसी फैमिली का नॉर्म ऐसा होता है कि कुछ इस तरह से पैसिमिस्टिक अप्रोच और कुछ इस तरह से सैडिस्टिक एटीट्यूड वाले पेरेंट्स भी होते हैं, तो उनके बच्चे भी कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिप्रेशन, एंड यू सी दैट दे आर द फैक्टर्स डिप्रेशन के। मैम, जैसे आपने भी काफ़ी सारे सिम्टम्स के बारे में आपने अभी बात की है, बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताई हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, अपने आसपास के लोगों में जब हम ऐसा फाइंड करते हैं कि ये बहुत डिप्रेसिव है, या हमें जब हम जज कर लेते हैं कि ऐसा तो हम उनको किस तरीके का एटमॉस्फेयर हमें उन्हें प्रोवाइड कराना चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए ताकि वो जो है वो उस कंडीशन से बाहर आ जाएं, ताकि वो एक मेंटल हेल्थ से मेंटल इलनेस ना बन जाए? वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिक थिंग है कि हमें पता होना कि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है। फर्स्ट स्टेप है इसके आइडेंटिफाई करना है ऐसे। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आधा काम वहीं ख़त्म हो जाता है, बिकॉज प्रॉब्लम्स इलनेस में तभी कन्वर्ट होती है जब टाइमली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई पर्सन है जिसको मेंटल डिप्रेशन के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो चाहिए कि उस इंसान के साथ आप आराम से खुल के बात करें और उनसे कहें कि तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे खान पान में, तुम्हारे डे टू डे लाइफ में मुझे कुछ चेंज नज़र आता है, तो क्या कोई चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। और इंश्योर करें कि जब आप उस इंसान से ये बात कर रहे हो तो उसके साथ एक कंपैटिबिलिटी वाला एनवायरनमेंट बनाएं ताकि वो आपके साथ शेयर करें। और जब वो आपके साथ शेयर करना लगे तो एक चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, तो आप उनको ये मत बोलिए कि डोंट फील दैट वे या डोंट से लाइक दैट। हम लोग क्या गलती करते हैं, हमारे पास कोई आता है, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम उन्हें अप्रोच करते हैं और हम चाहते हैं कि अब उनके साथ एक रेपुट डेवलप करें और हम उनके साथ शेयर करें। तो जब वो शेयर करने लगते हैं तो अरे ऐसे मत सोचो यार, ऐसे मत बोलो यार, तो वो पर्सन जो बोलना चाहता है, उसे वेंट चाहिए इमोशंस के लिए, वो पर्सन वहीं स्नब हो जाता है। तो उसे लगता है कि मतलब ठीक है, लेट मी, इसको समझ में नहीं आएगा व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, तो कोई पॉइंट नहीं, अरे कुछ नहीं सब ठीक है करके। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब किसी को अप्रोच करो ऐसे इंसान की हेल्प करने के लिए, एक ओपन माइंड रखें, क्रिटिसिज्म और जजमेंट से बचें। उन्हें बोलें कि तुम्हें जो भी चीज़ परेशान कर रही है, तुम बिना किसी चिंता के मेरे साथ शेयर करो, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं उसे किसी और के साथ शेयर नहीं करूँगा या करूँगी, और मैं जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। एंड गाइड करें ऐसे पर्सन को कि इट इज़ वेरी नॉर्मल
जो तुम्हें फील हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर मत करो। अभी चल के एक साइकोलॉजिस्ट से अपना सेशन बुक कराओ, किसी थेरेपिस्ट से मिलो, और अगर ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि सिम्टम बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गए हैं, तो उनका साइकेट्रिस्ट के साथ भी अपॉइंटमेंट बुक कराओ। तो ऐसे आप उन्हें मोटिवेट करें थेरेपी के लिए, सो दैट उस पर्सन को जो भी चीज़ है, प्रॉब्लम वो है, वो एड्रेस हो जाए, उससे उसके इमोशंस के लिए वेंट मिले। हम कितने भी अच्छे फ्रेंड हों, लेकिन जो भी इंसान ऐसे सिम्टम में से गुजर रहा होता है ना, उसे एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट और प्रोफेशनल इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत होती है, जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो एक थेरेपिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करता है। और जब उनको वो कॉन्फिडेंशियलिटी का इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो बात जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे जज करेंगे या कुछ ऐसा, मतलब आई विल बी शेम्ड या गिल्ट होता है कोई, वो बिंदास अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं। और वो थेरेपिस्ट जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, वो उनको टेक्निक्स बताते हैं, टूल बताते हैं, ताकि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो उसके इश्यूज एड्रेस हो सके और वो मेंटल इलनेस में कन्वर्ट ना हो, सो दैट पर्सन कैन लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। दैट इज़ हमारा एम तो वही रहता है कि अगर कोई इस तरह के सिचुएशन में है तो उसकी सिचुएशन को थोड़ा ईज कर सकते हैं। जी मैम, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास किस एज ग्रुप के कैंडिडेट्स ज़्यादा रहते हैं? मतलब एज ग्रुप क्या काफ़ी यंग है या फिर काफ़ी एल्डर पीपल्स हैं या काफ़ी किड्स हैं? तो उसमें यह है, उसमें ब्रीफ करिए, मतलब किस आज के दौर में, क्योंकि हर एक जना मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन और टेंशन बहुत हो जाती है, तो ये है कि आपके पास किस तरीके के एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा आपके पास रहते हैं? जी, जब हम एज ग्रुप के बारे में बात करें तो मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो जनरली किशोर अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले तो बचपन होता है, तो योर लाइफ इज़ लाइक दैट, बट किशोर अवस्था से और लेके यंग अडल्टहुड, और उसके बाद जो न्यूली मैरिड वाले जो अपने हैं, बिकॉज मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस के काफ़ी ज़्यादा जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। दोनों पर्सन दे आर पीपल, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, दे हैव देयर ओन ओपिनियन, उनका अपना से है मैरिज में। तो मैरिटल डिस्कॉर्ड केसेस, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। और उसके अलावा एल्डरली में जाके, व्हेन लेडी इज़ इन अ मेनोपॉज स्टेज एंड मैन इज़ इन अ मिड लाइफ क्राइसिस वाले, तो वो केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे पास जनरली ये क्राइटेरिया स्टार्ट्स फ्रॉम टीनेज टिल मिड लाइफ तक के केसेस जो हैं वो आ रहे हैं, जो वेरियस रीजंस की वजह से आते हैं। कई बार काउंसलिंग, चाइल्ड की एजुकेशन को लेके भी आती है, कई बार कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो उस कारण भी आते हैं। तो ये केसेस ज़्यादातर देखे जा रहे हैं। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि और सर्वे भी कंडक्ट हुआ था, जिससे पता चला कि जो मेन हैं उनके जो हमारी जो ये पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें ये है कि हमारे जो पुरुष हैं उनको फीलिंग्स को फील करने की परमिशन नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को फील करूँगा या अपने इमोशंस को बताऊँगा तो मुझे कमज़ोर समझा जाएगा। एज अ रिज़ल्ट उनको कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी परेशानी हो, उसे वो अंदर 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 लेते जाते हैं। तो उनको लगता है यस, आई एम अ मैन, आई एम नॉट सपोज टू क्राई, मर्द नहीं रोते हैं, ऑल दैट थिंग। एज अ रिज़ल्ट आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि ज़्यादातर हार्ट अटैक के केसेस जो हैं वो मेन में देखे जाते हैं, बिकॉज लेडीज़ जनरली दे आर गैदरर्स बाय नेचर, दे आर सोशल। तो एट टाइम्स वो अपने सोशल सर्कल में या किसी ना किसी तरीके से, बिकॉज देयर ब्रेन फंक्शंस इन अ डिफरेंट वे, तो वो स्ट्रेस को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करती हैं। व्हेन इट कम्स टू मैन तो थोड़ा सा ईगो ऑल्सो कम्स इन टू प्ले, वेयर दे आर नॉट वेरी ओपन अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। तो कारण अगेन दोष हमारे समाज का। एंड आई जस्ट होप कि आपके चैनल के थ्रू ये बात सब तक जाए कि हमारे मेन को समझना चाहिए कि जब आप अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करते हैं या अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, दिस मीन्स दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, दिस मीन्स कि आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अगर आप उसको छुपा रहे हैं तो इसका मतलब वो आपकी वीकनेस है, तो आपकी वो स्ट्रेंथ कैसे है? वो तो कमज़ोरी है ना। तो अगर आप एक्चुअल में मर्द हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, देन डेफिनेटली 200% आपको अपने जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रेस हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जी।
मैम, हमारे एक व्यूअर का एक क्वेश्चन था, उनका कहना था कि क्या हमारी कुछ गलत हैबिट्स भी इस पे असर डालती हैं, और अगर ऐसा है तो हमें अपनी दिनचर्या में कैसी फूड हैबिट्स लानी चाहिए जिससे हमें इन सब चीज़ों से परेशानी ना हो। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके व्यूअर का। डेफिनेटली जैसे कि कहा जाता है व्हाट वी आर इनसाइड वी आर आउटसाइड, तो जो हम खाते हैं उसका हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और ये ऑब्ज़र्व किया गया है एंड नेम्स का और साइंटिफिक डाटा और सर्वे देखा गया है कि वो लोग जो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और ग्रीसी ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाया गया है। तो जब देखा जाए कि ऐसा क्या आपका सवाल है कि चेंजेस की जाएं जिससे उनका डाइट चेंज हो, तो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपनी जो लाइफस्टाइल चेंज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, ग्रीन लीफी हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स को, और छोटे छोटे नट्स होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, इन सब चीज़ों का एक बैलेंस डाइट खाई जाए तो उससे डेफिनेटली हमारी जो बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, और असर जो है वो दिखता है, क्योंकि जब आप अच्छी डाइट खाते हो तो आपके चेहरे पे भी अच्छा ग्लो होता है और आपके एनर्जी लेवल में भी आप डिफरेंस फील करते हो। और एज कम्पेरेटिव टू अ पर्सन जो जंक और डाइट फूड खाते हैं, ऑब्वियसली इतना स्लॉगी खाना खाते हैं की वजह से क्या होता है, उसको डाइजेशन में, ऐसे खाने के डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है। तो आपका जितना भी ब्लड फ्लो है इट इज़ टुवर्ड्स योर स्टमक फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। एज अ रिजल्ट आप बहुत ज़्यादा लथार्जी फील करते हो। Whereas एसेंशियल वाइटामिन्स और मिनरल्स की कमी जैसे जिंक, पोटेशियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी, इस तरह के वाइटामिन्स और एसेंशियल मिनरल्स की कमी के कारण जो डिप्रेशन एंड एंजाइटी है उनमें काफ़ी सर्ज देखा गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को बैलेंस डाइट की तरह खाएं, और डाइट से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब एक एक निवाले खाने को खाएं तो स्वाद के साथ खाएं, खुश होके खाएं, माइंडफुलनेस के साथ खाएं। देखा गया है कि खाना कितना भी हेल्दी हो, लेकिन लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो उनके हाथ में या तो मोबाइल होता है, या टीवी देख रहे होते हैं, या फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। बहुत गलत है। हमें अपनी भारतीय वैल्यूज़ और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। हमें सिखाया गया है, हमारे बुज़ुर्गों ने भी बताया है कि खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो जब भी हम खाना खाएं तो वी शुड मेक श्योर कि हम एक एक बाइट को अच्छे से चबाएं, अच्छे से च्यू करें और अच्छे से रेलिश करें, और उसका स्वाद लेके खाएं और थैंकफुलनेस के साथ खाएं, तभी वो खाना शरीर में लगता है। और अगर आपका माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, तो डेफिनेटली आप डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो खाना डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी मैम, एक व्यूअर ने और हमारे से सवाल किया है, उनका कहना ये है कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिक में क्या डिफरेंस है। आपके व्यूअर का सवाल बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों को आइडिया ही नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थेरेपी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एंड जब कोई पेशेंट आता है जिसका मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो उनका ये एम होता है कि थेरेपी और काउंसलिंग से उसको रूट कॉज जो है उस तक जाया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। वेयर एज जो हमारे साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्होंने जो MBBS किया होता है और उनके बाद दे हैव डन देयर मास्टर्स, उन स्पेशलाइजेशन जो है उन्होंने साइकेट्री में किया होता है, तो दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन इन केस ऑफ क्रॉनिक इलनेस। मेंटल इलनेसेस जहाँ आती हैं वहाँ पे दे प्रिस्क्राइब मेडिसिन, तो खाली थेरेपी विल नॉट वर्क, दोनों चीज़ें। एंड बेस्ट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट देखा गया है जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट मिलके जब किसी पेशेंट के ऊपर वर्क करते हैं, बिकॉज जब मेडिकल जब साइकेट्रिक पास्ट मेडिसिन देखा जाता है और जब काउंसलिंग पार्ट
एक साइकोलॉजिस्ट देखता है, और जब दोनों का एमलगमेशन होता है और वो जब पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। सिम्टम्स भी ट्रीट हो जाते हैं मेडिसिन की वजह से, और रूट कॉज भी आइडेंटिफाई हो जाता है और ट्रीट हो जाता है थेरेपी की वजह से। तो दोनों का रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझने वाली बात है जो आई थिंक आई होप के आज के बाद पीपल विल अंडरस्टैंड के क्या डिफरेंस है। मैम, अभी जब मेडिसिन की बात हमने स्टार्ट हो ही चुकी है तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ पर्टिकुलर योगा एंड एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम इन सब चीज़ों में जो डिप्रेशन है, जो टेंशन है, उसको कम किया जा सकता है? डेफिनेटली लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आएगा। जैसे आपने कहा कि खान पीन की बात इससे पहले हमने की, तो जब हम अच्छी डाइट लेंगे और जब तक हम उसको डाइट को एक्सरसाइज के साथ कंबाइन नहीं करते तो इनकम्प्लीट है। तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी में। और जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों में डिप्रेशन ना के बराबर हो जाता है। बिकॉज उनका जो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती है, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, दे आर ऑल हैप्पी हार्मोन्स। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हार्मोन्स की कमी की वजह से या हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बॉडी उस तरह के हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन एंड एंडोर्फिन्स, ये है हैप्पी हार्मोन्स। और जब ये बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वन ऑफ द फैक्टर है जिसकी वजह से स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है वो एड्रेस हो जाता है। तो डेफिनेटली हमें अपनी लाइफ को इस तरह से बैलेंस करना चाहिए, उसके अंदर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी हों, मेडिटेशन के लिए भी टाइम हो, उसके अंदर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और अगर आप किसी तरह का स्पोर्ट्स खेलते हैं, लाइक कुछ लोगों को बास्केटबॉल पसंद है, कुछ क्रिकेट प्रेमी होते हैं, कुछ लोग डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलते हैं, सम टेनिस, गोल्फ, हर, तो वो स्पोर्ट को ज़रूर परस्यू की। नो मैटर आपका एज ग्रुप कोई भी हो, आप जिस स्पोर्ट में आपका दिल लगता है, और अपने बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए। उनको सिर्फ पढ़ाई 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 पे फोकस मत कीजिए, उन्हें भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी खेलें, बाहर निकलें मोबाइल की दुनिया से, ताकि उनकी बॉडी के अंदर आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं हो। बिकॉज हमारे पास कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें अभी जो हमारे टीनेजर्स हैं उनमें काफ़ी हार्मोनल इम्बैलेंसेस पाए गए हैं। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो लेके, तो डॉक्टर कहता है इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ मीन्स दैट बच्चों का लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो रहा है, मोबाइल पे गेम खेलना, वो सब ठीक है। हर चीज़ का कंपार्टमेंटलाइज करना ज़रूरी है। हम नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। गेमिंग के लिए भी बच्चों को टाइम दिए, उनके कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होते हैं, बट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट दैट इंट्रोड्यूस देम टू योगा, इंट्रोड्यूस देम टू डांस, इंट्रोड्यूस देम टू थिंग्स विच मेक देम हैप्पी। कुछ जिसको जो चीज़ जिसका इंटरेस्ट है उसको, किसी भी एज ग्रुप में हो आप, ये नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए कह रही हूँ मैं। अगर कोई लेडी है उसको डांस करना पसंद है, देन शी शुड डांस। वो उसका हैप्पी टाइम है, वो उसकी मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने आंखें बंद करके किया। मेडिटेशन का मतलब ये भी होता है कि आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपका ध्यान लगे एंड आप एंड ऑफ इट यू फील हैप्पी अबाउट इट। ओके मैम। हाँ जी डॉक्टर, आपसे आप ये बताइए कि आजकल इंडिया में बहुत सारे सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है जी। सुसाइड केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और पिछले 1 साल में कोरोना काल में हमने इतने सारे सुसाइड केसेस देखे। अच्छे अच्छे फैमिली से वो बच्चे और वो यंग और वो अडल्ट्स, मतलब जिन्हें इतना भी जिनकी लाइफस्टाइल इतनी भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रही थी, उनमें भी देखा गया कि दे हैव कमिटेड सुसाइड। तो बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई सुसाइडल है तो हम पहचानने की कोशिश करें कि कोई है सुसाइडल, ताकि हम एज एन इंडिविजुअल उसकी हेल्प कर सकें। जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि वो इंसान जो सुसाइड कमिट करता है, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे मेल हो फीमेल हो,
उसके व्यवहार में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो रूटीन से अलग होती हैं और कुछ दिनों से वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमें अगर ऐसा हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलग हैं, नज़र आ रही हैं किसी के व्यवहार में, तो बहुत ज़रूरी है हम उनसे अप्रोच करें, उनसे जाके बात करें और उनसे पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये ज़्यादातर बच्चों में सुसाइड देखा गया है बिकॉज़ पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है और पढ़ने के बाद जो हमारे यंग एडल्ट्स हैं तो जॉब नहीं मिल रहा, उस वजह से बहुत स्ट्रेस है, या अपने मन के कॉलेज में नहीं जा पाए उस वजह से स्ट्रेस है, या फिर जो आपके क्रशेस होते हैं वो टीनेज क्रश है या कुछ है, तो उस वजह से बच्चे छोटी छोटी बातों से सुसाइड कमिट कर लेते हैं। द थिंग इज़ दैट अगर आपको लगता है घर में कोई ऐसा इंसान घूम रहा है जो ऑल ऑफ सडन उसके बिहेवियर में ऐसा है कि टेंट्रम्स आ गए, अचानक से उसके एंगर ब्रस्ट होते हैं, चीज़ें उठा उठा के पटकनी शुरू कर दी, या आप देखते हो कि कोई आपके घर में ऐसा इंसान है, ज़्यादातर ऑब्जर्व कीजिएगा अपने जो अडल्ट हैं या टीनेजर हैं, कमरे में ही रहते हैं, घर में कोई भी आ जाए तो उन्हें फोर्स करना पड़ता है, बेटा चल के नमस्ते तो कर लो, अच्छा नहीं लगता है ना, उस तरह के चेंजेस कि कोई अपने आप को बिल्कुल अलूफ कर लेता है। फिर आपके बच्चे किस तरह की कंपनी में घूम रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, जब कोई ज़्यादा ही अल्कोहल एडल्ट है तो अल्कोहल का और स्मोक करना ज़्यादा कर देता है शुरू, या फिर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई है जिसकी वजह से ग्रीफ का माहौल है, तो वो ग्रीफ होता है तो उस वजह से भी उनका कोई अगर बहुत ही ज़्यादा लाइफ के क्लोज हो, उस वजह से भी सुसाइड के केसेस हो जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के फैक्टर्स देखे गए हैं वो है कि कोई बुली कर रहा हो किसी को, या कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा हो, बिकॉज हमारा सोशल मीडिया में हमारे बच्चे जो हैं दे आर ऑन ऑल, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, नेम एनी वेबसाइट, किड्स आर देयर। तो किस तरह से कोई उनका फ़ोटोग्राफ को किस तरह से मॉर्फ करके कई बार ब्लैकमेल करता है, तो जस्ट बिकॉज वो बच्चा डरता है कि, या ज़्यादातर देखा गया है कि माँ बाप का डर की वजह से कि मेरे पेरेंट्स तक ये खबर ना पहुँच जाए, दूसरे इंसान को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बच्चे को ब्लैकमेल करने की। उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, दे फील दैट मेरे माँ बाप की नज़र में मेरी इज्जत नहीं रहेगी, गलती से कोई गलती हो गई वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे, दे एंड अप देयर लाइफ। सो उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एक बच्चों के साथ एक रेपो हो कि ठीक है बच्चे, अगर आपने गलती कर दी ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं आपके लिए हूँ वहाँ पे। तो और कोई ऐसा हो जैसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे घर में लाइसेंस्ड हथियार होता है, हमारे पास गन होती है, लाइसेंस वेपन होता है, उसको लॉक एंड की के अंदर रखा जाए, बच्चों की रीच में ना रखा जाए, क्योंकि यंग होते हैं या टीनेजर होते हैं या यंग एडल्ट्स होते हैं, उनके हार्मोन्स बॉडी में अलग तरह से ऑपरेट करते हैं, उनको एग्रेशन भी आता है, तो एग्रेशन में आके या शॉर्ट टेम्पर्डनेस में आके कोई गलत कदम ना उठाएं, कोई ऐसी पिल्स, कोई ऐसी दवाइयाँ जो हानिकारक हैं उन्हें अच्छे से सेफ के लॉक एंड की के अंदर रखें। और इन सब चीज़ों के लिए आप अपने बच्चों के साथ और अपने एडल्ट्स के साथ, चाहे किसी भी एज ग्रुप के साथ हो, उनके साथ एक प्यार और फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप रखें कि अगर आपका बच्चा कल को कुछ भी करे या कल को उसके साथ कुछ भी हो तो उसे आपको आके बताने में कोई हिचक ना हो। अल्टीमेटली अगर जितना पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है उतना वो बच्चे फलते फूलते हैं, जितना उनको जजमेंट और क्रिटिसिज्म का इन्वायरमेंट से दूर रखा जाता है उतनी उनकी जो एनाटमी है वो ज़्यादा उभर के आती है, उनकी साइकोलॉजिकल जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ब्रेन के वो ज़्यादा ऑपरेशनल होते हैं, और उनकी जो कैपेसिटी होती है ग्रोथ की, पढ़ने की, वो इंक्रीज़ होती है। तो ट्राई टू एज अ पेरेंट्स को मैं ये एडवाइस दूंगी कि अपने बच्चों से एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्ट ज़रूर बना के रखें। हालांकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे IQ को EQ से ज़्यादा माना जाता है, यानी इमोशनल कनेक्शन को बहुत ही साइड पे रखा जाता है। बट आपका बच्चा क्या स्कोर कर रहा है 10th में, 12th में, किस अच्छे कॉलेज में जा रहा है, ये इस बात की गारंटी नहीं है, पैरामीटर नहीं है कि वो लाइफ में अच्छा ही करेगा। आप बच्चों के साथ किस तरह का कनेक्शन डेवलप करते हैं, किस तरह की फीलिंग्स हैं बच्चों की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैव दैट, अपने बच्चों को इतना अच्छे से रेज़ कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ हंसिए। भाग दौड़ जैसी ज़िंदगी में एटलीस्ट वी शुड टेक अ ब्रेक, जहाँ बच्चों के साथ हंसी मजाक,
हंसना खेलना, लड़ाई झगड़ा, प्यार सब हो, हर तरह का इमोशन इंपॉर्टेंट होता है। एंगर भी एक इमोशन है जो इम्पॉर्टेंट है, बट दे शुड बी एबल टू, वो उन्हें इन्वायरमेंट दीजिए जहाँ वो एक्सप्रेस कर सकें, और बी देयर फॉर योर चिल्ड्रन। उनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स मत कीजिए, मैं नहीं कह रही कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को फिक्स कीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि बी देयर फॉर योर चिल्ड्रन, ताकि जब वो आके आपसे अपने दिल की बात कहें तो उन्हें पता हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे को जज नहीं करेंगे, इसके बाद मेरे पेरेंट्स क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। हमें अपने इर्द गिर्द को तभी बदल सकते हैं, माहौल को तभी बदल सकते हैं, समाज को तभी बदल सकते हैं जब हम अपने अंदर को चेंज कर सकते हैं। समवन वाइसली सेड दैट व्हेन वी प्रायोरिटाइज द वर्ल्ड विद इन अस, द वर्ल्ड अराउंड अस विल चेंज एंड विल मेक मच मोर सेंस। मैम आपने काफ़ी कुछ हमें इस बारे में बहुत ही अच्छा, आपने हमें काफ़ी चीज़ें अच्छी से डिस्क्राइब की हैं। हम कहा बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, इवन जितने लोगों की जो भी क्वायरीज थी तो काफ़ी उनको समझ में भी आ गया होगा, और जो भी उनके कन्फ्यूजन्स थे तो इससे काफ़ी कुछ उनको हेल्प मिली होगी। बस मैम मैं एक लास्ट में आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस पे कोई एक एडवाइस दीजिए कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, जिस वजह से हम इस दौर से ना गुजरें। हमें ये बात माननी चाहिए कि लाइफ में उतार और चढ़ाव आएंगे, ऐसे मोमेंट भी आएंगे जब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में काम करना पड़ेगा, स्ट्रेस में काम करना पड़ेगा, लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि याद रख के आगे बढ़ना है कि जब सूरज डूबता है तो उसके बाद अगले दिन सूरज निकलता भी है, तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। आप हेल्दी रहें, आपकी फ़िज़िकल स्टेट हेल्दी हो, आपकी मेंटल स्टेट हेल्दी हो, तो लाइफ कोई भी बॉल, कोई भी कर्व बॉल, कोई भी गुगली आप पे मारेगी, आप छक्का ही मारेंगे। तो बहुत ज़रूरी है खुश रहें, अच्छा खाएं, अच्छे लोगों की सोबत में रहें, प्यार से रहें, और अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसे पॉजिटिव थॉट के साथ एकदम से रिप्लेस कर दें। और जब आप सुबह उठें तो ग्रैटिट्यूड के साथ उठें, उस भगवान का शुक्र करें ऊपर वाले का जिसने आपको एक और दिन दिया है जीने के लिए। और जब आप रात को सोएं तो सोने के टाइम अगेन ग्रैटिट्यूड यानी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि हमें उसने एक दिन दिया जीने के लिए और हम इस दिन में क्या क्या कर पाएँ। थैंक यू कहना बहुत ज़रूरी है। जब हम ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड रखते हैं तो लाइफ में कुछ भी आ जाए हम सामना कर ही लेंगे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आज के डॉक्टर्स कॉर्नर में हमने साइकोलॉजिस्ट सुप्रीत बाली जी से बात की, जिन्होंने मनोचिकित्सा पे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन चीज़ों को वेव ऑफ कर सकते हैं। अगले रविवार हम फिर हाजिर होंगे डॉक्टर्स कॉर्नर के एक नए डॉक्टर के साथ में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और द यूपी खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।